हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से लिव सिंपली विद संगीता में। कपड़ों की धुलाई करना एक ऐसा काम है जो हमें हर दिन करना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अलग अलग तरह के कपड़ों को धुलने के अलग अलग तरीके होते हैं। कपड़ों की प्रॉपर केयर करना और एक लॉन्ड्री रूटीन फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके कपड़ों की क्वालिटी बनी रहती है, वे लंबे टाइम तक साफ और सुंदर दिखते हैं। सही तरीके से कपड़ों को धोने और सुखाने से उनकी रंगत और बनावट भी बनी रहती है और वो बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे कुछ पर्सनल आइडिया शेयर करूंगी एंड आई होप वो आप लोगों के लिए भी यूजफुल रहेंगे। मेरे घर में जनरली मैं पर्दों को 3 महीने के गैप में धुलती हूँ। कभी कभी ये टाइम बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है, जैसे भी ज़रूरत होती है। हम अक्सर नोट नहीं करते हैं बट पर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा धूल इकट्ठी हो जाती है क्योंकि एसी चलता है, फ़ैन चलता है। जो भी मॉइस्चर, जो भी धूलकण हवा में होते हैं वो सब हमारे कर्टन्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दिखाई देने में ये साफ़ ही दिखते हैं बट इनके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी और धूल इकट्ठा हो जाती है। अगर आपके घर में ऐसा कोई भी इंसान है जिसको अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ब्रीदिंग इशू है, तो आपको ध्यान रखना होता है कि ऐसी चीज़ें टाइम टू टाइम क्लीन रहें, इनके अंदर किसी भी तरह की धूल मिट्टी इकट्ठा ना हो। पर्दे धुलने के टाइम का रूटीन हर घर का अलग अलग हो सकता है, जैसा कि आपके घर में धूल मिट्टी कितनी आती है, कितने लोग रहते हैं, कितनी ज़्यादा गंदगी वगैरह होती है, उसके बेस पर आप अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने टाइम में अपने कर्टन्स को धुलते हैं। पर्दे खरीदते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनकी वॉशिंग केयर किस तरह से मेंशन की गई है। अगर आपके पर्दे ड्राई क्लीन करवाने वाले हैं तो आपको उनको घर में नहीं धुलना चाहिए, बट मैंने जो पर्दे खरीदे हैं उनको इजीली घर में धुला जा सकता है। और हर एक पर्दे को मैं इस तरह से टाई करके धोती हूँ ताकि जितने भी इनके रिंग्स वगैरह हैं वो निकल के ना गिर जाएँ, क्योंकि अगर हम इनको खुला ही धुलते हैं तो इनका देखा गया है मोस्टली रिंग्स निकल जाते हैं। और यहाँ मैं इनको धुलने के लिए सिंपल सर्फ का ही यूज़ करती हूँ। और जब भी आप कोई ऐसी हैवी चीज़ धुलते हैं तो ज़रूरी है आपकी मशीन के नीचे इस तरह के पैड लगे हों, जिससे कि ज़्यादा हिलने पर आपकी मशीन मूव नहीं करती है। ये मशीन की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। मेरी मशीन में फैब्रिक कंडीशनर के लिए अलग से स्पेस नहीं है, तो लास्ट राउंड में मैं ये कंफर्ट डाल देती हूँ, जिससे कि पर्दों के अंदर भीनी भीनी खुशबू भी आती है और उनका टेक्सचर भी काफ़ी सॉफ्ट बना रहता है। पर्दों को धुलने के बाद अब बारी आती है उनको सुखाने के सही तरीके की। सबसे पहले मैं ये टाई निकाल देती हूँ, जिसकी वजह से सारे के सारे रिंग्स हमारे सेफ रहते हैं। ये देखिए, बीच में से किसी भी तरह का कोई भी रिंग निकलने का चांस नहीं रहता है और क्लीन भी प्रॉपरली हो जाते हैं। अगर आपके पर्दे कॉटन फैब्रिक में हैं और कलरफुल हैं तो आप कोशिश कीजिए उनको किसी शेडिंग एरिया में ही सुखाएं, यानी डायरेक्ट धूप में ना सुखाएं, जिससे कि उनके कलर फेड होने के चांसेस रहते हैं। तो मेरा ये एरिया सारा कवर्ड है, तो यहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो इसलिए पर्दे आराम से सूख जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने कुशन कवर को किस तरह से वॉश करना चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे बाकी कपड़े धुलते हैं वैसे ही अपने कुशन कवर भी धुल देते हैं, बट इनके अंदर कुछ फैब्रिक फोम के जैसा लगा होता है, जिसकी वजह से वो ख़राब होने का डर रहता है। तो ज़रूरी है जितने भी आपके कुशन कवर हैं वो आप ज़िप को क्लोज़ करके ही धुलें। टाइम के साथ साथ दिक्कत हुई मुझे, तभी मुझे पता चला कि जो फोम बेस्ड कुशन होते हैं, कुशन कवर होते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ इनका फोम ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसको बचाने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप सारी ही जिप क्लोज करने के बाद उनको धुलें। इससे आप किसी हद तक उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है जिन कुशन में फाइबर भरी होती है वो इस तरह से कॉटन के जैसे टूट जाते हैं। कुछ टाइम के बाद या तो उनको आपको फिर से ठीक कराना होता है, उनकी शेप भी अलग हो जाती है, यानी जिस शेप के हम खरीदते हैं उससे पूरी शेप चेंज हो जाती है। इसके बजाय मैंने यूज़ करना शुरू किया है मेमोरी फोम के कुशन। इनकी शेप हर कंडीशन में एक जैसी रहती है, आप चाहे किसी भी तरह से इनको यूज़ करें, कितना भी ज़्यादा आप इनको प्रेस करके रखें, विद इन सेकेंड ये अपनी शेप फिर से रीगेन कर लेते हैं, जिससे कि इनकी क्वालिटी का साफ साफ पता चल जाता है। यानी आप ये टेस्ट ज़रूर करके देख सकते हैं।
हालांकि मेरे पास 2 तरह के कर्टन के सेट अवेलेबल हैं, बट मेरे रूम डेकोर के साथ जो मुझे मैच करते अच्छे लगते हैं वही मैं फिर से लगा देती हूँ। यानी सेम डे ये धुल के आ जाते हैं और इनको मैं तुरंत ही फिर लगा भी देती हूँ। कर्टन्स को फिर से लगाने के टाइम पे आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस रोड को आप एक बार ज़रूर क्लीन कर लें, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। अगर आपके पास लिनन के या प्योर कॉटन के कर्टन है तो ज़रूरी हो जाता है कि आप एक बार उनको आयरन ज़रूर कर लें। मेरे कॉटन मिक्स कर्टन हैं, बट इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। ये इस तरह का फैब्रिक है जिस तरह का फैब्रिक सोफ़े पर लगा होता है, तो अगर आयरन ना भी की जाए तो भी आसानी से काम चल सकता है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि ये कर्टन्स मैंने कहाँ से लिए। ये मैंने लोकल शॉप से ही लिए थे, बट आपको बिल्कुल सिमिलर क्वालिटी के ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या तो आप टैग प्रोडक्ट्स में भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। किसी भी तरह से आप इनको वॉश करें, किसी भी तरह से यूज़ करें, ये सालों साल बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और इस रूम के कर्टन मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि आपको इनको धोने के बाद किसी भी तरह की आयरन की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो फॉल है, इनका जो टेक्सचर है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा है। थोड़ा सा वेलवेट के जैसा इनका टच है, और ये देखिए किसी भी तरह की रिंकल इनके ऊपर दिखाई नहीं देती है, और बहुत ही आसानी से ये धुल भी जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी बेडशीट को किस तरह से धुलना है, या बेडशीट की केयर कैसे करनी है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मेरी बेडशीट के कलर इसी तरह से वाइब्रेंट रहते हैं, चाहे मुझे यूज़ करते हुए कितने ही साल क्यों ना हो जाएं। बस आपको यूज़ करना होता है सही धोने का तरीका, उसके बाद आपकी बेडशीट भी इसी तरह से रहती है। सबसे पहले ज़रूरी है आप सस्ते के चक्कर में ना जाएं। थोड़ी सी एक अच्छी क्वालिटी की बेडशीट ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि आपको सस्ते में 300-200 में इस तरह की बेडशीट मिल जाती हैं, जो एक बार देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट लॉन्ग रन में उतनी अच्छी नहीं निकलती हैं। धीरे धीरे उनका कलर फेड होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, अगर आपको कलर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कभी भी बेडशीट को डायरेक्ट धूप में ना सुखाएं। कोशिश करें कि थोड़े से शेडिड एरिया में ही सुखाएं। बेडशीट को धुलने का रूटीन मेरे घर में 1 हफ्ते का रहता है, यानी 1 हफ्ते में मैं बेडशीट को धुल ही देती हूँ, फिर वो चाहे गंदी हुई है या नहीं हुई है। बट ये हर घर का अलग रूटीन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके घर में फैमिली मेम्बर कितने हैं, कितना फ्रिक्वेंटली आप बेडरूम को यूज़ करते हैं। जो हमारे डेली वेयर के कपड़े होते हैं उन पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। सारे कपड़े एक ही तरह से एक ही टाइम पर इकट्ठा नहीं धुल सकते। मैं मोस्टली अलग अलग सेक्शन बना लेती हूँ, लाइट कलर कपड़ों का, कलरफुल कपड़ों का, और जीन्स वगैरह या कोई भी इस तरह के थोड़े से हार्ड कपड़े हैं तो उनको अलग अलग सेटिंग पर धुलना होता है। कुछ हमारे इस तरह के कपड़े होते हैं, अंडरगारमेंट होते हैं, जिनके अंदर हुक्स वगैरह होते हैं। अगर आप डायरेक्टली उनको वॉश करेंगे तो वो बाकी कपड़ों में उलझकर उनको डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के मैश बैग का यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। इससे इनकी क्वालिटी भी प्रोटेक्टेड रहती है और बाकी कपड़े भी डैमेज नहीं होते हैं। अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इस तरह की बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। देखने में ये टॉयज़ जैसी लगती हैं, बट ये एक तरह से फ्रिक्शन का काम करते हैं, यानी जिस तरह से हम हाथ से कपड़ों को रगड़ते हैं ये कुछ उसी तरह की हेल्प करती हैं वॉशिंग मशीन में। जब आप इनको बीच में डाल देते हैं तो आपस में कपड़ों में इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं बनती है और अंदर से रगड़ खाकर वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। अब देख लेते हैं कि आप अपने शूज़ को वॉशिंग मशीन में क्लीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप इजीली हर तरह के शूज़ को वॉशिंग मशीन में क्लीन कर सकते हैं। बच्चों के जो शूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। आप चाहे तो हाथ से भी इनको धो सकते हैं, लेकिन अगर आप वॉशिंग मशीन में धोना चाहते हैं तो इनके लिए एक अलग तरह से बैग आता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है आप लेसिस को ओपन कर दें, थोड़ा सा जूते को हल्का फुल्का खोल दें ताकि वो अंदर की तरफ से अच्छे से धुल पाए।
ये देखिए कितना डर्टी शूज़ है, मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर इसका शो करूँगी। और इस तरह के बैग्स आते हैं प्रॉपरली शूज़ को धोने के लिए, जिससे आपकी मशीन भी डैमेज नहीं होती है और आपके जो शू के लेसेस होते हैं वो भी इधर उधर नहीं उलझते हैं और अच्छी तरह से आपके शूज़ क्लीन हो जाते हैं। बस आपको हल्के से लेसेस को ढीला करके इनके अंदर डाल देना है और इस जिप को बंद कर देना है। एक नॉर्मल टाइमर के साथ मैंने इन शूज़ को धो लिया है। इस तरह के आप 2-3 बैग भी रख सकते हैं। और ये देखिए अंदर ही, इस बैग के अंदर ही कितनी अच्छी तरह से हमारे शूज़ क्लीन हो गए हैं, क्योंकि ये मैश बैग है, इसके अंदर पानी, सर्फ सब चीज़ें आसानी से चली जाती हैं। बस ये शूज़ हमारी मशीन को डैमेज नहीं कर पाते हैं और ना ही हमारे शूज़ किसी भी तरह से ख़राब होते हैं। तो इस तरह के चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती हैं आपकी मशीन में सारी तरह के कपड़ों को धुलने के लिए। मशीन से मोस्टली लोगों की कंप्लेंट रहती है कि वाइट कपड़े बहुत अच्छी तरह से नहीं धुलते हैं, तो उसके लिए आप इस तरह से वैनिश का यूज़ कर सकते हैं। आपको नॉर्मली सर्फ़ के साथ वैनिश डालना होता है, तो जितने भी दाग धब्बे होते हैं सफ़ेद कपड़ों पर वो आसानी से निकल जाते हैं और आपके वाइट कपड़े एकदम प्रॉपरली वाइट होके निकलते हैं। आपका लॉन्ड्री रूटीन प्रॉपरली फॉलो करने के लिए और आपकी मशीन ताकि अच्छे से काम करती रहे, ज़रूरी है आपकी जितनी भी वॉशिंग एसेंशियल्स हैं, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो प्रॉपर मैनेज रहें, आपका वो वाला एरिया एकदम से क्लीन रहे। तो मैं कोशिश करती हूँ तो मेरा वॉशिंग एरिया एकदम से क्लीन रहे। थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई भी करने की मैं कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए हैं, कुछ शेल्फ़ लगाई हैं, जिसमें जितनी भी ज़रूरी चीज़ें मैं यहाँ पर स्टोर करके रख लेती हूँ। और मेरी इस बालकनी के पीछे एक बड़ा सा खाली ग्राउंड है, जहाँ से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी तो आती है बट साथ में बहुत ठंडी हवा भी आती है और व्यू भी बहुत अच्छा लगता है, तो काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मुझसे बहुत बार इन शेल्फ़ के बारे में भी पूछा जाता है, तो जब मेरे घर में लकड़ी का काम चल रहा था, जो लकड़ी बची थी उससे मैंने ये 2 शेल्फ़ जनरेट करवा ली थी, जिसको मैंने यहाँ पर प्रॉपरली लगाने के लिए ही बनवाया था और ये सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडिया रहा मेरे लिए। अब बात कर लेते हैं वॉशिंग मशीन को आप किस तरह से साफ़ रख सकते हैं। तो हर एक वॉश के बाद ज़रूरी है आपको जितना भी इसके लिंट रिमूवर में लिंट इकट्ठा होता है उसको आप क्लीन ज़रूर कर लें। इस फ़िल्टर को क्लीन करने का ये बेनिफिट रहता है कि आपस में आपके कपड़ों के ऊपर किसी भी तरह का लिंट वगैरह नहीं जमता है, सब कुछ इसके अंदर आके कलेक्ट हो जाता है। और हल्की फुल्की डस्टिंग ज़रूर कर दे जब आपका सारा काम ख़त्म हो जाए। अंदर से किसी कपड़े की मदद से अच्छी तरह से इसको साफ़ कर दें और एक बार इसको ऑटो क्लीन राउंड पर ज़रूर रन कर दें। जो हमारे घर के मैट्स होते हैं उनके अंदर आई होप सबके ही घर में सबसे ज़्यादा कचरा जमा होता है। इसको धोने की आपकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, आपका घर किस फ्लोर पर है, कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, तो इसके लिए मैं हफ्ते में अपने मैट्स धुलती हूँ और जितने भी डस्टिंग के क्लॉथ हैं या तो मेरे मोब हैं वो भी सब मैं साथ में ही धुलती हूँ। यानी एक राउंड में बना लेती हूँ। जितने भी पोछे वगैरह हैं या इस तरह के मोब हैं इनको भी आप आसानी से मशीन में धुल सकते हैं। इनको धोने के लिए आप रेगुलर डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं और साथ में थोड़ा सा वैनिश डाल सकते हैं ताकि अच्छे से सफाई हो जाए। और जब भी आपको कम कपड़े धोने हैं तो अपना वाटर की सेटिंग ज़रूर कम करके रखें। अगर आप ऑटो सेटिंग कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पानी लेती है मशीन, इस वजह से आपका पानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि जितने ज़्यादा कम कपड़े हैं उसी लेवल का मैं वाटर सिलेक्ट करूँ। हफ्ते में इसी तरह मैं एक दिन सेट करके रखती हूँ अपने सारे ही टॉवल्स को धुलने का। अब क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो शूट करनी थी तो मैं सेम डे ही सब चीज़ें वॉश करके आपको दिखा रही हूँ। तो जितने भी मेरे घर के टॉवल्स होते हैं मैं सब कलेक्ट कर लेती हूँ, फिर वो चाहे वॉश बेसिन के पास हों, जितने भी हैंड टॉवल्स वगैरह हों या तो फिर किचन टॉवल्स वगैरह हों, सबको मैं एक ही राउंड में धुलना पसंद करती हूँ। अपनी सहूलियत के लिए एक बास्केट अपने लॉन्ड्री एरिया में ज़रूर रख लें, जहाँ पर आप जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं एक साथ रखें। जितनी भी चीज़ें आपकी हैं आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ये देखिए ये बोल्स हैं, ये जो कलर कैचर शीट हैं, आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। जब भी आप कलरफुल कपड़े धोते हैं तो एक शीट आप डाल सकते हैं जिससे कि कलर दूसरे कपड़ों में ब्लीड ना करे। तो ये सब चीज़ें मैं एक बास्केट में डाल के रख लेती हूँ। अब टॉवल्स क्योंकि डायरेक्ट हमारी बॉडी पर रब होते हैं तो इसलिए इनको धोने के लिए मैं इजी का यूज़ करती हूँ।
ये सबसे ज़्यादा माइल्ड डिटर्जेंट होता है, यानी आपके कपड़ों के रेशों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। खासकर कि अगर आप टॉवल्स अपने सर्दियों में धुलते हैं तो कोशिश करें कि उनको धूप ज़रूर लगवाएं। धूप की वजह से जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या डेड स्किन सेल होते हैं वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। सारे कपड़ों को धुलने के बाद अब बारी आ जाती है आप किस तरह से अपनी धुली हुई लॉन्ड्री को सॉर्ट आउट करते हैं, यानी टाइम टू टाइम उनको फोल्ड करना भी ज़रूरी होता है और अपनी लोकेशन पे रखना भी, ताकि जब आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूरत हो तो आपके पास सारी चीज़ें जगह पर अवेलेबल हो जाएं। मैं इस बास्केट के अंदर सारे मैट्स और डस्टिंग के क्लॉथ एक ही जगह पर रखती हूँ। जब इस तरह से बहुत ज़्यादा आपके पास कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको कंटिन्यू बैठ के फोल्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरी है आप अपने पास कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का सोर्स ज़रूर रख लें, या तो टीवी चला सकते हैं या तो फ़ोन में गाने चला कर रख सकते हैं। इससे ये चीज़ ना मुझे थोड़ी सी थेरेपेटिकली फ़ील होती है, यानी बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं लगता है। सारे कपड़ों को फोल्ड करने के बाद तुरंत ही मैं अलमीरा में उनकी जगह उनको रख देती हूँ, या तो मैं बच्चों से भी रखवा देती हूँ, यानी आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। सारा काम अकेले करना ज़रूरी नहीं है। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।